मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल क्लास 7 का हमने किया था चैप्टर 8 कारक, जिसमें हमने संज्ञा के विकार यानी लिंग वचन और कारक पढ़ लिए हैं। उसके प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। हम आज करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर 9 सर्वनाम। तो बेटा हमारा चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, तो सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ें और समझें। शशांक ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। गीता मेधावी छात्रा है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आती है। सोहन तुम आजकल क्या कर रहे हो। उपर्युक्त वाक्यों में मैं शशांक के लिए, वह गीता के लिए आया है, तुम सोहन के लिए आया है। शशांक, गीता और सोहन संज्ञा पद है, मैं वह तुम सर्वनाम है, क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर आए हैं। तो इसीलिए सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई बेटा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्व प्लस नाम, यानी सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। बार बार एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग भाषा में अटपटा बना देता है, भाषा को अटपटा बना देता है। अतः एक बार संज्ञा के प्रयोग के बाद सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे तिरुवल्लुवर जब बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई, इससे उनमें वैराग्य का भाव जाग गया। वे अपने माता पिता की आज्ञा लेकर जंगल में तप करने चले गए। वे कठिन तप में लग गए, अंततः उनको सफलता मिली। तो इस गद्यांश में तिरुवल्लुवर संज्ञा का प्रयोग एक बार हुआ है। आगे के वाक्यों में उनके स्थान पर, यानी जो संज्ञा उनका नाम था तिरुवल्लुवर के स्थान पर उन्हें, उनमें, वे, उनको आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द हैं, ये सर्वनाम हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा की जो आवर्ती से बचा जा सकता है, यानी बारी बार में हम उन्हीं का नाम लेते। जैसे हम कहते कि तिरुवल्लुवर जब बड़े हुए तो तिरुवल्लुवर ने अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई, इससे फिर यहाँ पर उनका नाम लेते। तो इस तरह से क्या होती, भाषा अटपटी हो जाती है। तो सर्वनाम का प्रयोग करने से एक तो बार बार में संज्ञा की आवर्ती नहीं होती, यानी बार बार में संज्ञा शब्द उसको दोहराया नहीं जाता, और साथ साथ में क्या होती है, भाषा में सौंदर्यता आ जाती है। तो इसीलिए क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तो सर्वनाम की परिभाषा होती है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या होगा, किसी व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के नाम की जगह हम जिसका प्रयोग करते हैं वो कहलाता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद है। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले में प्रयुक्त करे। कि उत्तम पुरुष क्या होगा, कि जिस सर्वनाम को कि जो बोलने वाला या लिखने वाला, यानी वक्ता या लेखक, जो आप अपने नाम के बदले में प्रयुक्त करता है वो होता है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं के लिए, और हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हम, यानी ये तो हो गया एक वचन, ये हो गया आपका बहुवचन। तो यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ मैं आएगा, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझसे। तो इस तरह से तो जो सर्वनाम है जो बोलने वाला यानी जो वक्ता है वो अपने नाम के बदले में प्रयोग करता है, तो वो होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। मध्यम पुरुष क्या हो गया, कि जैसे मैं, यहाँ पर मैं है, ये बोलने वाला है, ये जब सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वो हो गया आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तू कब आएगा, आप पढ़ो। तो तुम और आप, इसमें 2 शब्द होते हैं, तुम और आप। तो तुम और आप में बाकी की जो विभक्ति हैं, जैसे हम कारक की लगाते हैं, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, ये इस तरह से। तो मध्यम पुरुष में क्या आता है आपका, तुम और आप। अब है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आता है, जिसके बारे में बात की जाए या लिखा जाए।
अब ये तो क्या हो गया, देखो उत्तम पुरुष में बोलने वाला, मध्यम पुरुष में सुनने वाला। अन्य पुरुष में होता है कि जब उत्तम और मध्य किसी अन्य के बारे में बात करते हैं वो है अन्य पुरुष। तो जिसके बारे में बात की जाए या लिखा जाए वह उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह कब आया, वे कहाँ जा रही हैं, तो यहाँ पर किसी अन्य के लिए वह, वे, उस, उसने, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखो नाम से ही पता चलता है निश्चय। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित पूर्वक, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक यानी समीप या दूर संकेत करे, कि जो सर्वनाम शब्द है कोई व्यक्ति या वस्तु दोनों में से ही, और व्यक्ति और वस्तु समीप भी हो सकती है, दूर हो सकती है, उसकी ओर जो संकेत करते हैं जो शब्द, वो कहलाते हैं आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह सीमा का घर है, तो यह जो शब्द हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, सीमा का घर। तो यह सीमा का घर है, पास के लिए हो गया। वह राजकीय स्कूल है, वो दूर के लिए हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे रमेश ने ताजमहल देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। तो यहाँ पर जो आपका अन्य पुरुष है वो तो क्या होगा, किसी व्यक्ति के स्थान के, व्यक्ति के नाम के स्थान पर आता है। जैसे कि रमेश ने ताजमहल देखा, वह आश्चर्यचकित, तो यहाँ वह किसके लिए आया, रमेश के लिए। लेकिन जो निश्चयवाचक है उसमें किसके लिए आया, यहाँ पर किसी वस्तु की ओर संकेत किया कि पास या दूर कोई वस्तु है। जैसे यह सीमा का घर है, तो ये किसकी ओर संकेत किया, सीमा के घर की तरफ संकेत करके कहा कि यह उसका घर है। वह दूर है तो वह आ गया, तो राजकीय स्कूल है, वह राजकीय स्कूल है, तो ये किसके लिए, वह किसके लिए है, राजकीय स्कूल की ओर संकेत करने के लिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत या इशारा किया जाता है। जैसे वह बैसाख का दिन था, तो वह बैसाख का दिन था, वह मेरा घर है। तो इस तरह से कि वह किसके लिए कहा, यहाँ पर बैसाख का दिन था, और वह मेरा घर है, घर के लिए कहा, यहाँ पर वह का प्रयोग हुआ है। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु थी कोई, अनिश्चयवाचक में क्या होगा, निश्चित नहीं होगी। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, बाहर कोई बुला रहा है, तो कुछ तो हो गया अप्राणीवाचक के लिए और कोई हो गया व्यक्तिवाचक के लिए, यानी किसी भी प्राणीवाचक के लिए। तो दूध में कुछ पड़ा है, तो जो अनिश्चयवाचक है उसमें यही दो शब्द आते हैं, कुछ और कोई, कि कुछ पड़ा है, कोई खड़ा है, किसमें आएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। बाकी के जो 3 भेद हैं वो कल पढ़ेंगे बेटा हम, ये आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised our history portion, and from today we revised our geography portion. So in today's class we revised our first chapter of geography, named Our Environment. Let me continue our today's class with the exercise of our first chapter of geography. Fill in the blanks. The natural environment is composed of abiotic and biotic components. Second, environment is the blanket of air which envelops the earth. Third, biotic components refer to the living things in our environment and include all forms of plants and animals. Fourth, living beings like plants which can synthesize their own food directly from the environment are called producers. Fifth, organisms including human beings which depend on other plants and animals for food are referred to as consumers. Now we do the true false of this chapter. Our first is, an ecosystem is the interaction between all living organisms as well as between these organisms and their physical environment. This is true. Second, human environment refers to all human creations and activities. This is also true. Third,
More forests were cleared to provide land and offer various human activities. More animals were killed. This is true. Fourth, deforestation has also led to global warming. True. Living beings are present up to a height of 6 km in the atmosphere and up to a depth of 7 km in the oceans. This is also true. Water is necessary for the survival of humans, animals and plants. This is true. 7. It is on land or the lithosphere that human beings, plants and animals exist. This is also true. Now we do the give one word of this chapter. That part where human beings, plants and animals exist, called lithosphere, contains water on Earth's surface, under the ground as well as in the atmosphere. Answer, hydrosphere. Third, the blanket of air which envelops the earth, environment. Fourth, living things in our environment, biotic. Fifth, plants which can synthesize their own food, autotrophs. Sixth, human beings which depend on other plants and animals for food, called heterotrophs. Now we do the short and long question answer of this chapter. Our first short question is, what are the realms of the earth? Answer, there are 4 realms of the earth. First, lithosphere, land. Second, hydrosphere, water. Third, atmosphere, air. Fourth, biosphere. Second question is, what is the difference between autotrophs and heterotrophs? Answer, producers or autotrophs, living beings like plants which can synthesize their own food directly from the environment, are called producers or autotrophs. Consumers or heterotrophs, organisms including human beings which depend on other plants and animals for food, are referred to a consumer or heterotrophs. प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है या ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि वो लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जबकि कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड होते हैं. थर्ड क्वेश्चन, what is the lithosphere? Answer, the lithosphere that human beings, plants and animal exist 29% कि जहाँ पे मानव, पेड़ पौधे और एनिमल्स जीवन जीते हैं. It is the soil crust of the earth. ये अर्थ की सॉलिड क्रस्ट है. फोर्थ क्वेश्चन, what is global warming? Answer, global warming means gradual increase in world's temperature caused by greenhouse gases. कि वातावरण के, विश्व के अंदर वातावरण का जो तापमान बढ़ जाता है उस ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. द ग्रीन हाउस गैसेस आर CO2, CFCs, मीथेन, NO2 आर मेन गैसेस. कि ग्रीन हाउस गैसेस में CO2, CFCs, मीथेन, NO2 मेन गैसेस है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या हैं? द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर डिफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ व्हीकल्स, CFCs, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फार्मिंग. कि डिफॉरेस्टेशन होना, वनों की अत्यधिक कटाई होना, व्हीकल्स का यूज़ होना, CFC का निकलना और इंडस्ट्रीज का विकास होना और फार्मिंग, खेती भी मेन कॉजेज है ग्लोबल वार्मिंग के. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू द लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जीवित रहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की फॉर्म में हो या एनिमल्स के रूप में हो या ह्यूमन बीइंग के रूप में हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अबायोटिक कंपोनेंट?
कि अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources, कि वो सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं लेती, उनको अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल है सनलाइट, मिनरल्स एटसेट्रा। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट ए नोट अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताना है। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, कि वो जीवित या एक बार जो जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इकोसिस्टम के अंदर उनको बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, की इकोसिस्टम के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो जीवित प्राणी होते हैं उनको बायोटिक फैक्टर कहते हैं। These are obtained from the biosphere and are capable of reproduction, कि ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं और कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। थर्ड इज प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके और एग्जाम्पल हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया एटसेट्रा। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ए नोट अबाउट द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताना है। फर्स्ट, लैंड, द लिथोस्फीयर दैट ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट, कि लैंड है पहला अबायोटिक कंपोनेंट, लैंड है जो लिथोस्फीयर के रूप में है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड है वाटर, the hydrosphere contains water on earth's surface, under the ground as well as in the atmosphere, कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो वाटर अर्थ सरफेस पे होता है या अंडरग्राउंड वाटर होता है या जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, पूरा सभी सारा ही वाटर आता है। थर्ड इज एयर, एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच एनवेलप्स द अर्थ, कि एटमॉस्फेयर ऐसी ब्लैंकेट है जो हमारे वातावरण को चारों तरफ से, हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, जैसे मिनरल्स हैं, सनलाइट है एटसेट्रा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंटरफेयर्ड विद द बैलेंस मेंटेन ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर बैलेंस स्थापित करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस प्रकार इंटरफेयर करती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंटरफेयर विद द बैलेंस मेंटेन ऑन अर्थ, ओवर पॉपुलेशन, pollution, global warming, deforestation, acid rain, ozone depletion, plastic production, overhunting, ये सारे रीजंस हैं जो अर्थ के ऊपर जो बैलेंस मेंटेन करना है उसके अंदर इंटरफेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के क्या रीज़न है। तो द रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कैटल ब्रीडिंग, माइनिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, टिम्बर एक्सट्रैक्शन, ये सारे रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन के। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन को के मतलब कि क्या प्रभाव है हमारे अर्थ के ऊपर। इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट बढ़ता है। डिस्टर्ब द वाटर साइकिल डिस्ट्रक्ट होती है। इंक्रीज सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है। डिक्रीजेज द नेचुरल ब्यूटी, और जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी डिक्रीज होती है। और फ्लडिंग होती है, बाढ़ आती है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। यू रिवाइज इट अगेन फॉर योर SA1 एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Students, this is for class 7th. Students, today we will start with the present perfect continuous tense, and we discussed about the present perfect tense in the previous video. Now let's start. First of all, I will tell you the present perfect continuous tense. We are having again three kinds of sentences in one tense. Now let's start with the formation of the present affirmative or positive sentences. आप इसे positive sentences भी कह सकते हो और affirmative भी. Now let's start with it. First of all, we are having a formation of positive sentences. Subject plus has been or have been.
हैव, दोनों में से एक यूज़ करेंगे. बीन इज़ कॉमन. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ing. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम ing पुट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. I have been reading. The boy has been reading the whole of a night. Whole of a night. So इसमें हमने क्या यूज़ किया है? इसमें हमने have यूज़ किया है और यहाँ पे has यूज़ किया है. दोनों में एक चीज़ क्या है? Been is common and जो हमने verbs यूज़ किए उनके साथ हमने ing पुट किया है. Now next is your negative sentences. Negative सेंटेंसेस का एग्जाम हमारे पास फॉर्मेशन है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव. हैज़ या हैव यूज़ करेंगे प्लस नॉट प्लस बीन. नॉट इज़ द कंपल्सरी इन ऑल द नेगेटिव सेंटेंसेस. बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स ing फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ प्लस ing. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस की ये हमारे पास फॉर्मेशन है. इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल इज़ आई हैव नॉट बीन रीडिंग. सेम एग्जाम्पल है, बस इसमें हमने क्या पुट किया है? नॉट. नेगेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस में यही फ़र्क है. पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने नॉट पुट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज़ इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास? सेम वही होगा. हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन मीन सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे प्लस सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing plus object. You can see the example on the basis of interrogative sentences. Have I been reading? And we will end with the question mark in the interrogative sentences. Why? Because in जैसे हमारे पास negative sentences में not जो था compulsory था, ऐसे ही हमारे पास interrogative sentences में question mark important है. Okay. यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को हमने इसमें क्या क्या कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, इज़ इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट एंड माइट कंटिन्यू इन टू द फ्यूचर. जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारा पास्ट से स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी भी चल रहा है और वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा. फ्यूचर में मतलब आने वाले समय में भी अभी कंटिन्यू रहेगा. नेक्स्ट इज़ जनरली अ टाइम एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड विद दिस टेंस. जो हमारा टाइम एक्सप्रेशन है, जो हमारा काम है ना, वो ये बताएगा हमें कि वो काम कब तक चलेगा. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा काम है ना वो कब तक चलेगा फ्यूचर में, ये हमें इसमें फिक्स होता है कि 1 वीक चलेगा, 1 मंथ चलेगा, कितने टाइम तक चल सकता है. एग्जाम्पल आपको गिवन है. इट हैज़ बीन रेनिंग हेवनली सिंस लास्ट नाइट. इसमें अब टाइम गिवन है कि लास्ट नाइट, यानी कि कल रात से तेज़ बारिश हो रही है. ओके. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. दोनों में डिफरेंस है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज. इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में वी एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. जो हमारा एक्शन है, जो अभी हमारा काम चल रहा है प्रेजेंट में, बट डू नॉट स्पेसिफाई इट्स ड्यूरेशन. लेकिन हमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में ये नहीं पता होता कि हमारा जो काम है, जो हमारा एक्शन है, वो कब तक चलेगा. but when we want to express the duration of an ongoing action, जो हमारा अभी काम चल ही रहा है, ड्यूरेशन, जब उसकी हम टाइम पीरियड लगा देंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे कि हमारा इतने देर से इतने देर तक काम चलेगा, उसके लिए वी विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस.
ओके, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे जब हम उसके अंदर ड्यूरेशन को फिक्स कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इज गरिमा इज स्टडिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि वो कब तक पढ़ेगी अभी नहीं पता। गरिमा हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी कि गरिमा 2 घंटे से पढ़ रही है। इट मीन्स कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है, तो ये हमें गिवन है कि ड्यूरेशन इसमें गिवन है, तो ये क्या हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Now on the basis of present perfect continuous tense we are having a book exercise. Now let's see here. Here we are given verbs हमें ब्रैकेट में गिवन है और इन verbs को यूज़ करके हमें क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है with the correct form. First sentence is Riya dash impatiently for her cousins for 2 hours. यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, has और have का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। Riya has been waiting. Okay, Riya has been waiting impatiently for her cousins for 2 hours. These clothes has been lying on this LEIING lying on this coach for 2 months. Don't you wear them now? Okay students, we done 2 sentences. Now rest of on the next page. Now rest of the sentences you have to do it on your own. This is your homework. Okay students, I have done 2 examples for you in the previous page. Now do on your own. This is your homework. Thank you everyone, and next questions we will discuss in the next class, in the next video. Okay, thank you everyone. Good morning students, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, now we have already started the chapter 9 in this regard for class 7. The name of the chapter is The Happy Prince. So let us start the for this further. So student, let us start. We have already just read it up to here. Now, so the swallow plucked out the prince's other eye and put the jewel into the little girl's hand. उसके बाद क्या किया, प्रिंस ने जो है, प्रिंस की आंख जो है दूसरी जो है प्लग कर ली उसने, चिड़िया ने, और उस जो लिटिल गर्ल है उसके हाथ पर रख दी. Then he come back to the prince and said, उसके बाद वो वापस प्रिंस के पास आई और कहा, You are blind now, अब तुम अंधे हो गए हो. So I will stay with you always, तो मैं जो है अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी. Dear swallow, said the prince, तो प्रिंस कहता है उस चिड़िया से, There is no mystery so great as poverty. कहते हैं कि गरीबी से ज्यादा कोई भी दयनीय अवस्था नहीं होती है. अंधा अगर इंसान हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर गरीब हो तो नहीं चलेगा. फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, तुम जो है सिटी के ऊपर घूमकर मुझे ये बताओ कि तुमने वहां क्या देखा. सो द swallow flew over the great city and told the prince how sad and unhappy the poor were while the rich were making merry. यानी कि फिर क्या किया उस चिड़िया ने, उसने जो है सिटी के तरफ चारों ओर घूमकर ये देखा कि कैसे लोग जो है गरीब इंसान नाखुश हैं और किस तरह से जो लोग जो रिच पर्सन्स हैं वो जो है खुशियां मना रहे हैं. I am covered with a fine gold, मैं जो है पूरी तरह से सोने से कवर हूँ. Said the prince, प्रिंस ने कहा, You must take it off. I am covered with fine gold, मैं पूरी तरह से सारा सोने में ढका हुआ हूँ. Said the prince, प्रिंस ने कहा, You must take it off leaf by leaf, तुम जो है मेरे जो है स्टैचू में से टुकड़े टुकड़े निकालकर गरीबों को बांट दो.
द swallow picked off leaf after leaf of the fine gold. और जो है चिड़िया जो है सोने से जड़े हुए उस स्टैचू में से सोने की परत उतार उतार करके गरीबों को देने लगी. एंड ब्रॉट इट टू द पुअर, और वो गोल्ड का हिस्सा गरीबों को देने लगी. The children's face grew rosier and they began to laugh and they played in the street. और बच्चे जो है उनका जो है चेहरा खिल उठा और गुलाब की तरह खिल उठा और वे जो है हंसने लगे और स्ट्रीट में खेलने लगे. Now we have bread to eat. अब उन्होंने कहा कि अब हमारे पास खाने के लिए अन्न है. They said. The snow came. अब जो है सर्दियाँ, स्नो केम का मतलब सर्दियाँ आ गई हैं. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट. अब जैसे गर्मियों के बाद सर्दियाँ आती है. द swallow grew colder and colder. अब जो है उस चिड़िया को ठंड लगनी शुरू हो गई. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन उसने जो है राजकुमार को नहीं छोड़ा. एट लास्ट he knew that he was going to die. और लास्ट में उसको ये महसूस हो गया उस चिड़िया को कि अब वो मरने वाली है. With a great effort he flew up to the prince's shoulder. और काफी हिम्मत करके जो है उसने प्रिंस के बाजू के ऊपर वो उड़कर बैठ गई. गुड बाय डियर प्रिंस. अलविदा प्यारे राजकुमार. He said. उसने कहा. Will you allow me to kiss your hand? क्या आप मुझे अपने हाथ को चूमने की इजाजत दोगे? Of course, dear swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं. I am glad you are going to Egypt. बोले कि मुझे जो है ना खुशी है ये जानकर कि अब तुम अपने देश वापस इजिप्ट जा रही हो. You have stayed with me too long. तुम मेरे साथ काफी लंबे समय तक रही. Now you can go to your friends in Egypt. और अब तुम जो है अपने दोस्तों के पास इजिप्ट जा सकती हो. It is not to Egypt that I am going. कि मैं जो है इजिप्ट नहीं जा रही हूँ. Said the swallow. swallow ने कहा, उस चिड़िया ने कहा. I am going to the house of death. मैं जो है मौत के घर में जा रही हूँ. सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट आपको फिर कंटिन्यू करेंगे. तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया आप रीडिंग लगाइए इसका. वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं आते हैं वो उसको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है और जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग. एंड एज यूजुअल जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू. टेक केयर. बाय. Student, today's session I Priyanka ma'am tell you about some conversation sentences that you have to use in your daily routine. So let's start. Student, today's daily use sentences are here. Our first sentence is बहुत देर हो गई है. It's very late. Late का मतलब होता है किसी काम में देर हो जाना. Very का मतलब बहुत. आपको वर्ड्स के मीनिंग भी लर्न करने हैं. Now next one is अपने दांत साफ करो. Clean your teeth. Clean means साफ करना, teeth का मतलब दांत. और अगर सिंगल दांत होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? TOOTH. टूथ. बट ये प्लूरल वर्ड है, मीन्स बहुत सारे दांतों के बारे में बात कर रहे थे. TEETH. योर मीन्स अपने या तुम्हारे मीन्स. ठीक है. उसे अपने आप सीखना होगा. इट्स ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ. हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप. लर्न का मतलब सीखना. नाउ नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. आई विल नॉट स्पेयर यू. स्पेयर का मतलब माफ न करना या नहीं छोड़ना मीन्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए. यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट. फॉल्ट का मतलब होता है गलती एंड कन्फेस का मतलब मानना. और शुड मीन्स चाहिए. तो आपको इस तरह वर्ड्स की मीनिंग पता हो तो आप इजीली सेंटेंस कन्वर्सेशन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज
मैं 15 साल का हो गया। आई हैव टू टर्न 15। नाउ नेक्स्ट वन इज मैंने कदमों की आवाज सुनी। आई हियर फुटफॉल। फुटफॉल होता है कदम, हियर का मतलब सुनना। नाउ नेक्स्ट वन इज उसके सिर में दर्द है। ही हैड ए हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द होना। नाउ नेक्स्ट वन इज कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन सीधे जाना, गो स्ट्रेट। ओके, जैसे आपकी मम्मा का आपको कोई काम के लिए बोलती हैं, बाहर घर से बाहर जाते हैं तो बोलती है कि गो स्ट्रेट, मीन्स आपको सीधे जाना है। जैसे कोई गलती हो जाती है कई बार तो कोई आपको डांटता नहीं हो, बोलता है कोई बात नहीं हो गया तो नो प्रॉब्लम, आप यू कैन यूज दैट वर्ड नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपके कुछ सेंटेंसेज हैं। नाउ सम रिवीजन सेंटेंसेज आर हेयर। इस तरह से आपसे एग्जाम में आस्क किए जा सकते हैं। ओके, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर आपको मीनिंग पता है और ये पता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बंद कर ली मीन्स ये काम हो चुका है, तो मीन्स इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी, ये पास्ट टेंस हो गया। ही क्लोज हिज आईज। यहाँ पे हिज या हर में दोनों यूज कर सकते हैं हम किसी भी उसमें, तो ये दोनों ही ऑप्शन चाहिए, ही क्लोज हर आईज या ही क्लोज हिज आईज, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है जहां सी है वहां पे आपको हर यूज करना है और जहां ही है वहां पे हिज। तो ये आपके दोनों ऊपर वाले सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ही क्लोज हिज आई और सी क्लोज हर आईज। अगर सी क्लोज हर आईज होता तो ये सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट इज आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज। आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको उनमें से कोई वन सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से भी आस्क किए जा सकते हैं और कंप्लीट भी आपको कन्वर्सेशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज यह मेरी पुस्तक है, तो दैट्स माई बुक या दिस इज माई बुक। अगर यहाँ वह होता तो आप दैट्स यूज करते और यहाँ पे यह है तो दिस इज माई बुक। नाउ नेक्स्ट वन इज मुझे कोई आवाज सुनाई दी। आई हियर्ड ए नॉइज। इसमें लिसन भी यूज है और नॉइस भी, साउंड भी यूज है, तो आपको आवाज के लिए ये यूज करना है आई हियर्ड ए नॉइस। ठीक है, हम जल्दी में हैं, वी आर इन हरी। जैसे कहते हैं ना कि हरी अप, जल्दी करो, तो इस तरह ये सेंटेंस ऐसे कन्वर्ट होगा, वी आर इन हरी। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको लर्न करने हैं एग्जाम के लिए और अपने डेली रूटीन में यूज करने हैं। ओके, hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's I tell you some basic questions of computer. So let's start. Student, today's question are, in previous video I completed question number 41, that is the presentation of any topic. Now question number 42 is what is icon. Student, when you open computer then some icons आर रिप्रेजेंट ऑन योर डेस्कटॉप, मीन्स आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पे जो अलग अलग एप्लीकेशंस के होते हैं, दैट इज आइकन। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज आइकन या नोन एज आइकन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जब आप MS वर्ड एक्सेल कोई भी ओपन करते हैं विंडो, तो उसमें आपको शॉर्टकट्स गिवन होते हैं। इस तरह के आइकन में U बना होता है, B बना होता है और इस तरह सीजर बनी होती हैं। तो ये किस चीज का इंडिकेट करते हैं, U मीन्स अंडरलाइन, B मीन्स बोल्ड एंड सीजर मीन कट। कोई भी आप मैटर आपको सेलेक्ट करके कट करना है तो आप उसको इजीली डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कंट्रोल पैनल। इज सेट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो जिस तरह से हमारे जो बॉडी को कंट्रोल करता है माइंड, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी CPU का जो ब्रेन होता है, CPU एज ए कंप्यूटर ब्रेन होता है, तो CPU की जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो जो हमारी विंडो होती है उसमें कंट्रोल पैनल नाम का एक प्रोग्राम होता है, वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
तो a set of utility programs that control the entire computer system. Now next one is what is status bar. स्टूडेंट, जब आप कंप्यूटर में आप कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे बार होते हैं, मीन्स टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, तो ये सभी प्रॉपर अपना प्लेस होते हैं, वहाँ पे लोकेटेड होते हैं. तो स्टेटस बार जनरली जब सिंपल विंडो होती है, मीन्स आप कभी विंडो का जो स्क्रीन है उसको मूव कर सकते हैं, बट जनरली जो स्टेटस बार होता है वो कहाँ होता है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट में होता है. और ये क्या शो करता है कि जो आपका कर्सर एक पॉइंटर होता है स्क्रीन पे, उसकी करंट पोजीशन कहाँ है स्क्रीन पे. तो स्टेटस बार शो द करंट लोकेशन ऑफ ए कर्सर ऑन स्क्रीन. नाउ नेक्स्ट इज टास्क बार. ये टास्क बार जो सबसे नीचे ब्लू कलर का एक पेन होता है उसको टास्क बार बोलते हैं. तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, बॉटम लेफ्ट में लोकेटेड होता है. इसका क्या वर्क होता है, इट शो द करेंटली ओपन प्रोग्राम. इससे आपको ये पता चल सकता है कि आपके जो कंप्यूटर में रनिंग जो प्रोसेस है उसमें कितने जो प्रोग्राम्स हैं वो मिनिमाइज हो रखे, मीन्स वैसे ओपन है बट वो मिनिमाइज है, मीन्स स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे हैं. तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं इजीली टर्न ऑफ करने से पहले. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट questions and also most important part of any computer system. Okay, operating system एक mediator होता है, means interface between the user and computer system. आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, आप खुद उसके पास बैठे हैं, बट आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं, मीन्स जनरली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो आप लोग विंडो से ही समझ पाएंगे. विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो आप उस कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते, दैट इज यूजलेस फॉर यू. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन पार्ट होता है, ये मैनेज करता है ऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर कांट वर्क, मीन्स एक कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आपको एग्जाम्पल बताने हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके. MS-DOS, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स. स्टूडेंट, लाइनेक्स, यूनिक्स ये जनरली ऑफिशियल कंपनीज वगैरह में यूज होते थे अर्लियर टाइम में. टूडेज टाइम मोस्ट यूजर फ्रेंडली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं और टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे विंडो XP, विंडो 8, विंडो 10. ओके, विंडो 7, विंडो 3. इसमें जो मोस्ट मीन्स इजीली या यूजर फ्रेंडली जो मॉडल है वो कौन सा है, विंडोज 7, जिसपे कोई भी जल्दी से वर्क कर सकता है. विंडो 8 और 10 को थोड़ा समझने में टाइम लगता है. ओके, बट इसकी इनकी फंक्शनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज विच कंपनी डेवलप्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो किस कंपनी ने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट. स्टूडेंट, एक माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो टॉप मोस्ट जो IT कंपनीज है उसमें आती है माइक्रोसॉफ्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर इज टाइटल बार लोकेटेड ऑन द स्क्रीन. स्टूडेंट, जो जब आप विंडो ओपन करते हैं तो आप उसमें चेक करते हैं कि इस फाइल का क्या नेम है. उस फाइल का नेम सबसे ऊपर कॉर्नर में सेंटर में राइट होता है, तो दैट इज टाइटल बार. और इसकी डेफिनेशन राइट करनी हो तो द बार दैट डिस्क्राइब द करंटली ओपन फाइल नेम, मीन्स जो फाइल आपकी ओपन है उसका नेम शो करता है, उसको बोलते हैं टाइटल बार. टॉप ऑफ द स्क्रीन पे जो है लोकेटेड होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी बटन्स ऑन माउस. स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में माउस के बारे में बताया था बट उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो हेयर आई डिस्कस अबाउट माउस बटन. लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन. लेफ्ट बटन है होता है वो किस लिए होता है, कोई भी करंटली ओपन कोई भी प्रोग्राम ओपन करने के लिए. राइट क्लिक होता है कोई भी चेंजमेंट करने के लिए उस प्रोग्राम में. ओके, एंड स्क्रॉल बटन क्या होता है, स्क्रॉल बटन जो भी आपका फोल्डर है, फाइल है, ओपन है, उसमें जो भी डाटा है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, मीन्स जो हमारा कर्सर है उसकी स्क्रॉलिंग के लिए जो बटन यूज होता है स्क्रॉल बटन. तो स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं. आपको अच्छे से एग्जाम के लिए इनको लर्न करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. A very pleasant good morning to dear 7th class student.
Today class we will start chapter first review exercise question number 12 simplify. So let's start. So क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफाई सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट हम कर चुके, थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं. थर्ड पार्ट में जो लास्ट में एक सबट्रैक्ट की मिस्टेक थी, आज उसको हम रिपीट करेंगे. तो पहले सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं. सेकंड पार्ट है हमारे पास 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4 प्लस 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बिगिन 39 माइनस 21 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 246 माइनस 241 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज. तो अकॉर्डिंग टू अवर बोर्डमास रूल फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई अवर ब्रैकेट. सबसे पहले हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है यहां से. तो ब्रैकेट जो है उसको रिमूव करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप देखो हमारा क्या होगा. 7 एज इट इज नोट करेंगे प्लस 4 प्लस 5 9 और स्मॉल ब्रैकेट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी 9. देन कर्ली ब्रैकेट बिगिन 39 माइनस 21 करो. 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1. तो देखो स्मॉल ब्रैकेट हमारी रिमूव हो गई है. देन मल्टीप्लाई 246 और 241 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. देखो स्मॉल ब्रैकेट यहां से बिल्कुल गायब हो गई है, हमें स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया हमारा. देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 7 प्लस 9 कर्ली ब्रैकेट. अब देखो 18 5 जा 90. अब इस कर्ली ब्रैकेट को मैं यहां से रिमूव कर दूं, मल्टीप्लाई पुट कर सकती हूं यहाँ पे. ठीक है. अब देखो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास पहले हमें बोर्डमास के अकॉर्डिंग पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, देन हमें ऐड करना है. ठीक है. तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 9 जो 81 होता है और 0, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 810. क्लियर. अब हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा 810 में प्लस 7 करेंगे तो 870. दिस इज अवर आंसर. आपकी बुक में जो पीछे आंसर्स है वो आपको बाय मिस्टेक कुछ और आ रखे हैं, लेकिन सिंप्लीफाई के अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर 817 आया हुआ है. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इस सिंप्लीफाई को कि हमारे पास क्वेश्चन ये था. तो स्मॉल ब्रैकेट को हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया है. तो 4 प्लस 5 का 9 हो गया है. 39 में से 21 लेस किए 18 हो गया है. 246 में से 241 लेस किए तो 5 हो गया है. देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करना है. तो 7 प्लस 9 को एज इट इज नोट किया है. 18 5 जो 90, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सोल्व हो गया है 90. अब हमारा बोर्डमास के अकॉर्डिंग पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद हमें ऐड करना होता है. तो 9 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 810 और उसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 817. तो ये हमारा सिंप्लीफाई के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही आएगा. तो आपको पीछे बुक में नहीं चेक करना है, ये आंसर हमारा आएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में भी हमारे पीछे आंसर में मिस्टेक गिवन है, तो अब उसको हम फिर से करेंगे. लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे लेकिन आज फिर से करेंगे. सो थर्ड पार्ट इज कर्ली ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट -7 -6 -39. अब देखो अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम अपनी ब्रैकेट्स को ही सोल्व करते हैं. तो कर्ली ब्रैकेट में जो सारे बिटवीन कर्ली ब्रैकेट है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सबकी प्रोडक्ट कर लेते हैं. तो सबकी प्रोडक्ट आप जब करोगे तो 7 4 जा 28 28 5 जा फिर अगेन 5 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 700 हो गया हमारे पास. और साइन क्या पुट करेंगे माइनस, तो हो जाएगा हमारे पास -700. ठीक है. देन हमारे पास क्या है प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -7 -6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस हो जाता है. तो -7 -6 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के 13. तो यहाँ पे हम लिखेंगे -13 माइनस माइनस प्लस 39. ये हम राइट करेंगे इसको. ठीक है. अब देखो हमारे पास क्या आ गया माइनस के 700 -13 प्लस 39. अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं, ये तो हमारा कर्ली ब्रैकेट में ही था. ठीक है. इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ तो -13 में से 39 लेस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा. तो इस ब्रैकेट को मैं रिप्लेस हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ. -700 प्लस 26 है. जो कल हमने वीडियो बनाई थी बाय मिस्टेक उसमें मैंने माइनस साइन ही पुट किया हुआ था, तो उसमें हमारा आंसर 726 आ गया था. तो जो कि रोंग है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही होता है. तो 700 में से 26 हम लेस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 674 और साइन आ जाएगा हमारा नेगेटिव 674. आंसर ये आएगा. पीछे बुक में हमें आंसर दिया हुआ है 726, इन दोनों को प्लस किया हुआ है.
प्लस करेंगे कैसे कि अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो हम ये प्लस करते तो हमारा 726 आता, बट सिंप्लीफाई जब हम करते हुए आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ माइनस है और प्लस 26 है। जब साइन हमारे अपोजिट होते हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो 700 में से 26 सब्ट्रैक्ट करें तो 674 आया है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है जो हमने सिंप्लीफाई किया है अभी, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो करली ब्रैकेट है उसमें सारे प्रोडक्ट फॉर्म में थे, हमने सबको मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारे पास, -700 आया है। फिर हमारे पास प्लस साइन था, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया है, -7 -6 तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसको कर दिया मैंने -13। तो ब्रैकेट सोल्व हो गया है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए साइन भी मैंने क्या पुट किया, -13, और माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस, तो प्लस हो गया है 39 हो गया है। अब हमें देखो कि ये तो हमारी करली ब्रैकेट है, इन दोनों को हमें सोल्व करना है। तो 13 में से 39 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस 39 इज ग्रेटर देन -13। सो ये 26 प्लस आ गया, माइनस का 700 है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, 674 हमारा आंसर आएगा थर्ड पार्ट का। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ पार्ट। सिंप्लीफाई का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 36 माइनस लार्ज ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 9 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट क्लोज, सारी ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम है हमारी स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं अब इसका। सो सिंप्लीफाई अब हम इसको कर रहे हैं। तो देखो 36 माइनस लार्ज ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 27 माइनस, अब देखो 16 माइनस 9, 16 में से आप 9 लेस करोगे कितना आएगा, 7, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। तो स्मॉल ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई है, स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट सोल्व हो गई है। तो कर्ली ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा 36 माइनस लार्ज ब्रैकेट 5 प्लस 27 में से 7 लेस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास। A very nice morning to all my dear student of class 7th. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. So student, as you know that we are doing the revision work of our SA1 exam preparation. To continue that, we are going to discuss chapter Twelfth, time and motion, part 4 revision work. Student, as you know that the roundup for you word bank are those content which include the all the terms that are repeated in this chapter, and these are the important terms. We must know about it. Through this, after understanding these terms, we can easily go through the chapter. Okay, so first one is time period. The time taken by the pendulum to complete one oscillation. देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, ये जो है एक पेंडुलम के थ्रू डिस्टेंस जो आपका आप कह सकते हो या टाइम जो है लिया जाता है व्हेन वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। सो यू नो द पेंडुलम आपने देखा होगा वो क्लॉक में लगा हुआ इस तरीके से, जो हमारी वॉल्स वगैरह पे वॉल क्लॉक होती है उसमें तो इस तरीके का होता है। ये जो यहाँ से इसका ये इस तरीके का मूवमेंट होता है, मतलब फ्रॉम हेयर टू बैक टू द सेंटर। तो यहाँ से पूरा जो कंप्लीट ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन बोलते हैं इसे, इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड। नेक्स्ट है आपका स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक डिस्टेंस जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक टाइम में ट्रेवल की गई है, यूनिट टाइम की बात करें यानी 1 यूनिट टाइम 2 यूनिट टाइम, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसे हम स्पीड बोलते हैं। सो ये किस तरीके से मेजर की जाती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपॉन द टाइम, तो दैट कैन वी कैन कैलकुलेटेड द स्पीड थ्रू दिस। नेक्स्ट है आपका मोशन, अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन मीन्स, मोशन का टर्म ही है मूवमेंट। तो उसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे जो रखा हुआ है अगर वो मूव कर रहा है तो उस टाइम कुछ टाइम भी रिक्वायर हो रहा होगा। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक मूव कर रहा है
तो उसने कुछ टाइम भी लिया होगा मूवमेंट में, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल भी करना है, कवर करना है, प्लस में मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, प्लस में टाइम जो रिक्वायर हो रहा है, सो दैट इज इक्वल्स टू द मोशन, उसे हम मोशन बोलते हैं। मोशन देखिए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म टू टाइप्स का होते हैं। तो अ मोशन वेयर अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, एक यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, वहां पे एक जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बॉडी है, बॉडी रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, जब ये इक्वल डिस्टेंस को एक इक्वल इंटरवल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 यूनिट, फिर नेक्स्ट 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, तो वैसे तो ये टाइम डिनोट कर रहा है, बट आप यहाँ इस पूरे ग्राफ को देख सकते हो, इसमें देखिए 10 20 30, तो इक्वल डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एक इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो टाइम भी इक्वल लगा, यानी 1 1 का और यहाँ 10 10 का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि टाइम जो है अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो इक्वल है, ओके, बट डिस्टेंस अनइक्वल है। जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पे 2 4 6 8 दिया हुआ है, बट यहाँ पे 5 10 15 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 to 5 जो टाइम ट्रेवल हुआ, मतलब 0 to 5, देखिए ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 3 पे है, 3, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ओके। अब ये 3 to 6 पे होता और ये 10 पे होता तो भी इक्वल होता, बट इसने क्या किया, ये जंप होकर के यहाँ पे 7 पे चला गया, तो ये डिस्टेंस तो अनइक्वल हो गया, टाइम इक्वल चल रहा है। देखो टाइम 5 10 15 इस तरीके से टाइम इक्वल चल रहा है, 5 10 15 20, तो टाइम तो इक्वल चल रहा है, बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, 3 7 12, तो सो दैट इज इक्वल्स टू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो मैंने जो आपको ये दिखाया है ग्राफ, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें क्या होता है, एक बार पे हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस शो करते हैं, और सेकंड पे हम टाइम शो करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये जो है डिस्टेंस मेजर किया गया हुआ है एंड ये हमारा टाइम है। ओके, सो अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, एक ऐसा ग्राफ जिसपे डिस्टेंस को शो किया गया और टाइम टेकन जो लिया गया, सो दैट रेफर्स टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सी स्टूडेंट, देखिए ये है आपका टाइम में बी डिफाइंड, राउंड अप्स हैं, टाइम में बी डिफाइंड एज द गैप और इंटरवल बिटवीन टू इवेंट। टू इवेंट्स के बीच में मैंने जैसे आपको बताया था कि टाइम 5 10 15, तो टू इवेंट्स के बीच का जो इंटरवल होता है दैट इज द टाइम। एंड एंशिएंट पीपल मेड डिवाइसेस सच एज सनडायल, आवर ग्लास, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, ये सारे जो क्लॉक बताए जा रहे हैं, तो ये पुराने टाइम पे जो लोग होते थे वो मेजरिंग के लिए, टाइम मेजर करने के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट है आपका नाउअडेज एट प्रेजेंट टाइम इज मेजर्ड बाय द मॉडर्न एंड एडवांस क्लॉक। एडवांस और मॉडर्न क्लॉक्स आ गई हैं, आपको पता है, रिस्ट वॉचेस, स्टॉप वॉचेस, डिजिटल वॉच, पेंडुलम क्लॉक, तो इन सबको को यूज करके वी आर मेजरिंग अवर टाइम। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो इट इज द सेकंड को ही हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम बोलते हैं। अ स्मॉल मास दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अलाउड टू स्विंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड पेंडुलम। एक स्मॉल मास जो है, मास को मेजर करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से वो लटका हुआ है, उसको इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो मूव होता है, सो दैट इज द पेंडुलम। पेंडुलम देखिए एक छोटा सा मास यहाँ पे लगा हुआ था, वेट लगा हुआ था, ये इस तरीके से मूव करता है, सो इसको हम पेंडुलम बोलते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस मूव बाय अ बॉडी इन अ यूनिट। जो स्पीड होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर मूव किया गया होता है, सो दैट इज द स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी भी बॉडी के थ्रू, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जा रहा है, इट मीन्स इट हैव अनइक्वल डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस तो अनइक्वल है बट टाइम इक्वल है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस। ओके, सो दिस वर द राउंड अप एंड द वर्ड बैंक दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. That's all for today. Take care, student. Goodbye, and revise the content of this video and read the chapter carefully.